आप लोगों के काम आ सके। मेरे पास दो पेपर हैं। एक आया है फरवरी 2021 को, ये नीचे आपको मैंने हाईलाइट किया, नजर आ रहा होगा कि ये फरवरी 2021 का पेपर है। और दूसरा पेपर अभी रिसेंटली हुआ है, जो कि मार्च 2023 में हुआ। ठीक है। अब इस दोनों पेपर की मजे की जो बात है वो ये है कि दोनों पेपर में एक जैसी बातें जो है वो लिखी हुई हैं। ठीक है। एक जैसी बातें हैं, और एक जैसी बातों के साथ सवाल भी एक जैसे हैं। तो कभी कभार इंसान की जिंदगी जो है वो इस तरह की हो जाती है कि उसे लगता है कि भाई ये काम पहले हो चुका है, तो निबोश के पास कभी कभार सिनेरियोज इतने नहीं रह जाते, तो वो पुरानी इंफॉर्मेशन ही नई इंफॉर्मेशन में शेयर करते हैं। तो दोनों का सिनेरियो जो है ना, वो ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं दोनों को कंपैरिजन करूंगा। पहले मैं आपको कहानी सुनाऊंगा छोटी सी। रीडिंग आप लोगों ने खुद करनी है। कहानी पहले सुन ले। दोनों जो सिनेरियोज हैं इनकी कहानी सेम है। अच्छा, ये पहला पेपर है और ये है दूसरा पेपर। इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मॉनिटर को कर लूँ डबल। और अच्छा, अभी आपके साथ डबल स्क्रीन कहाँ पर शेयर होगी ये? अच्छा जी। अच्छा, ये सिनेरियो जो है बेसिकली इनमें 19-20 थोड़ा सा फर्क है। ठीक है। ज्यादा इनके अंदर जो है वो डिफरेंसेस नहीं है। अब इनमें एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दी पेपर। पेपर के हवाले से इसमें इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं यही सिनेरियो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं उर्दू के अंदर, पहले समझ लो। कह रहे हैं कि आप जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी कोऑर्डिनेटर है। चलिए, सिनेरियो एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सिनेरियो समझा दूं, सिनेरियो होता क्या है, ताकि आपके माइंड में जो आज कुछ लोगों ने नई न्यू ज्वाइन किया है उनके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल हो। सिनेरियो बेसिकली एक मंजरनामा है, एक कहानी है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। पहली जो इंफॉर्मेशन इसमें होती है वो होती है लोगों के हवाले से। लोग क्या हैं? लोगों का मतलब है कि रोल डेजिग्नेशन, उनका रोल क्या है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ये पहली इंफॉर्मेशन है जो एक सिनेरियो के अंदर मौजूद होती है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, वो करती क्या है, उसके हवाले से डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है। दो बातें हो गई। तीसरी, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के हवाले से बात हो रही थी, ये कि कल्चर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव बातों के हवाले से जो है वो लिखा जाता है। फोर्थ, सिनेरियो के अंदर जो चीज इंक्लूड होती है वो होती है कि किसी एक्टिविटी के हवाले से जो है वो बात हो रही होती है। इट दे एक्टिविटी, एक्टिविटी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सीडेंट भी हो सकती है कि एक्टिविटी करते करते कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म हो रही है। तो दोनों तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है सिनेरियो के अंदर। तो दोबारा समझ लें, आप आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन है, आपका रोल क्या है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं वो बताई जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, क्या काम करती है, उसके हवाले से बताया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग कैसे हो रही है, उनका कल्चर कैसा है, और किसी खास एक्टिविटी के बारे में बात हो रही होती है जिसमें कोई एक्सीडेंट या उसको खुश असलूबी से जो है वो कंप्लीट किया जा रहा होता है। तो ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है सिनेरियो के अंदर। अब जब आपको सिनेरियो की इंफॉर्मेशन का पता होगा तो आप उसमें से आंसर अपने लिए निकाल सकते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, अब मैं सिनेरियो को एक्सप्लेन करने लगा हूं। सिनेरियो क्या है कि आप एक कोऑर्डिनेटर हैं फूड मैन्युफैक्चरिंग साइट के अंदर। ठीक है जी। और आप वहां पर एक बिहेवियर सेफ्टी ऑडिट प्रोग्राम है उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। यहाँ की जो सीनियर मैनेजमेंट है वो ये चाहती है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव किया जाए थ्रू बिहेवियर सेफ्टी ऑडिट। और इसके लिए आप वहां पर कॉम्पिटेंट और रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आपने तमाम चीजों को कोऑर्डिनेट करना है। और इनकी प्रॉपर जो हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर जो इनका एक एम है या उनका ऑब्जेक्टिव है कि भाई हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करना है। और इसी इम्प्रूवमेंट के लिए इन्होंने जो बिहेवियर सेफ्टी ऑडिट प्रोग्राम बनाया है, ये इनकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव भी है। अब आप जो है कोऑर्डिनेटर हैं, आपके अंडर 10 लोग जो है वो काम करते हैं जिन्हें ऑब्जर्वर्स का नाम दिया गया है। ऑब्जर्वर्स क्या करते हैं कि लोगों को जो साइट के ऊपर काम कर रहे हैं, कंट्रैक्टर्स हैं जो अपने काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है जी। अब इनके ऊपर सुपरवाइजर है जो इन तमाम
चीजों को जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, देख रहा होता है। ये इनकी वर्किंग का तरीका बताया जा रहा है। अब आपके पास 10 लोग हैं, आप डेली जो है वो उनके साथ जो है मीटिंग भी करते हैं, और इन ऑब्जर्वर्स का मेन काम ये है कि भाई जो भी बिहेवियर हो रहा है साइट पर उनको असेस करें, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, और जो अनसेफ बिहेव कर रहे हैं तो उनको जो है वो क्या की जाए, इनकरेज किया जाता है कि भाई आप सेफ बिहेव किया करें। अब आपका काम क्या है कि आप 10 ऑब्जर्वर्स को जो है वो कोऑर्डिनेट करें, उनके लिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ने सेपरेट बजट भी बनाया हुआ है। अब उनमें एक ऐसा यंग अप्रेंटिस है, ठीक है, जो अभी ताज़ा ताज़ा काम ज्वाइन किया है, एक जो है वो प्रेग्नेंट वुमन है इस आपके टीम के अंदर। अब इनके लिए कंपनी के पास सेपरेट बजट और अरेंजमेंट इन्होंने परफॉर्म की हुई है। अब आपका काम क्या है, जितनी भी बिहेवियर सेफ्टी ऑडिट प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन है वो आप अपने कोऑर्डिनेटर को देते हैं। अब कोऑर्डिनेटर थोड़ा अजीब सा आदमी है, सुपरवाइजर सॉरी, वो कन्विंस नहीं होता। वो कहता है जी कंपनी ना ऐसे ही अपने जो है ना दिमाग खराब किया हुआ है, ये प्रोग्राम शोग्राम कोई चीज नहीं होती, इसको इतना वैल्यू नहीं करता। और उसी तरह का जो उनकी इंफॉर्मेशन है, जो जिस तरह का बिहेवियर सुपरवाइजर का है, तो उससे ऊपर जो मिडिल मैनेजमेंट है उनका भी सेम बिहेवियर है। तो जिस तरह आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि भाई जैसे आपकी टॉप मैनेजमेंट सोचेगी उसी तरह आगे लोग चलते जाएंगे। तो मिडिल मैनेजमेंट कहती है यार मैनेजर हमारे जो है ना फारिग लोग हैं, फजूल फजूल चीजें बनाते हैं, और सेम गोज विद दी सुपरवाइजर, वो भी यही सोचता है। अब बातें करते करते उसके साथ आपकी डिस्कशन होती है, तो वो आपको एक एक्सीडेंट के बारे में जिक्र करता है जो 2 हफ्ते पहले हुआ होता है। अब इस एक्सीडेंट के अंदर एक कंट्रैक्टर है जो हाइट से गिरता है और उसको नी के ऊपर जो है वो इंजरी हो जाती है, ठीक है जी। अब आप उससे कहते हैं कि भाई ये कैसे हुआ, वो कहता है ये सुपरवाइजर आपको कहता है ये वर्कर की अपनी गलती है, ह्यूमन एरर है, ये खुद ही जो है वो जख्मी होते हैं, इनमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आप चूंकि सेफ्टी को फॉलो करने वाले हैं, आप कहते हैं नहीं यार हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते अनटिल जब तक हमें फैक्ट्स एंड फिगर पता ना चल जाए। तो आप उससे कहते हैं भाई कि मैं ना इस एक्सीडेंट को जो है इन्वेस्टिगेट करूंगा। तो वो आपको इन्वेस्टिगेशन की कॉपी देकर कहता है कि भाई तुम जो मर्जी कर लो, एट द एंड तुम्हें यही पता चलेगा कि ये जो एक्सीडेंट है ना ये वर्कर की अपनी गलती की वजह से हुआ है। अब जब कंट्रैक्टर ठीक ठाक होकर 2 हफ्ते बाद वापस आता है, आप उसके साथ मीटिंग अरेंज करते हैं और उससे कुछ सवालात करते हैं, उससे पूछते हैं हाँ भाई क्या हाल है आपका, उसके हाल हवाल पूछ के तो आप पूछते हैं हाँ भाई काम कैसे कर रहे थे एटसेट्रा। तो वो आपको बारे में बताता है कि अपने बारे में कि हमारी कंपनी बड़ी एक्सपीरियंस कंपनी है, आपको पता चलता है उनको परमिट टू वर्क सिस्टम्स का भी पता है। लेकिन एक जो चौंकाने वाली बात आपको पता चलती है वो ये है कि भाई ये जो कंट्रैक्टिंग कंपनी है इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में फूड मैन्युफैक्चरिंग साइट कोई भी उसके ऊपर कभी जिंदगी में काम नहीं किया, और ये इनका पहला वर्किंग एक्सपीरियंस है यहाँ पर जो उनको एक्सीडेंट की तरफ ले गया है। अब यहाँ पर एक बात जो मुझे समझ आती है या आप लोगों को जो कि अभी हमने रिसेंटली लेक्चर में पढ़ा है कि कंट्रैक्टर को हम जब सेलेक्ट करते हैं तो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हैं। अब इस कंट्रैक्टर के पास प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, इट मींस कि इस कंट्रैक्टर को चेक नहीं किया गया। जब चेक नहीं किया गया तो रिजल्ट वैसे ही समझ आ जाता है भाई कि एक्सीडेंट होना ही है, ठीक है। और यही कुछ हुआ है, एक्सीडेंट इस सिनेरियो के अंदर मौजूद है। अब अब कैरिंग ऑन आप उससे डिस्कशन करते हैं, वो कहता जी कि मैं जब काम कर रहा था तो अकेला था, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं खुद ही प्लेटफॉर्म बनाया मैंने डंडे शंडे लगाकर, और उसके ऊपर मैं काम कर रहा था जो कि मेरी अपनी तरफ से बनाया गया, मुझे कंपनी ने कोई इक्विपमेंट नहीं दिया, मैंने खुद जो है वो क्या किया है स्कैफोल्डिंग पोल और बोर्ड से मैंने इक्विपमेंट को क्या किया डिजाइन किया है। तो यहाँ पर पहली वायलेशन नजर आती है कि भाई एक तो ये अकेले भी काम कर रहा था, दूसरा कोई प्रॉपर इक्विपमेंट इसके पास मौजूद नहीं था, ठीक है, जिसकी टेस्टिंग मेंटेनेंस कुछ भी नहीं की गई, जो कि कंपनी की जिम्मेदारी है। आप उससे पूछते हैं भाई हाँ जी तो आपको एक्सीडेंट के बारे में कैसा फील होता है, तो कहता है भाई ये तुम्हारी जिंदगी का ऐसा है, ये तो जीना मरना होगा, जीना होगा धरना होगा, वही वाली बातें होती हैं कि भाई हम तो मरते रहते हैं, ये तो हमारी जिंदगी का ऐसा है, कभी काम करेंगे, कभी गिरेंगे, कभी उठेंगे, कभी चोट लगेगी, कभी हड्डियां टूटेंगी। तो इस तरह का इसका बिहेवियर है जिससे आप बड़े सरप्राइज होते हैं, यार अजीब आदमी है।
कि अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है और काम जो है वो परफॉर्म करता है। तो आपसे पूछते हैं, हाँ भाई उस दिन आपके साथ क्या हुआ था? वो कहता है, जी हमें छोटी सी एक जो है वो जॉब इंस्ट्रक्शन और इंडक्शन प्रोवाइड की गई थी सुपरवाइजर की तरफ से, लेकिन वो आखिरी दफा थी, मैंने उसके बाद उसको पूरे वर्क के दौरान साइट के ऊपर नहीं देखा। ठीक है जी। आप उससे पूछते हैं, हाँ भाई जिस जगह पर आप काम कर रहे थे कैसा इन्वायरमेंट था? वो कहता है ठीक ही था भाई। जब आप वहां पर विजिट करते हैं तो आपको नजर आता है भाई यहाँ पर तो आयल पड़ा हुआ है अभी तक, और जो साइट मेंटेनेंस टेक्नीशियन ने इस्तेमाल करना था वो लीक होकर पूरे प्लेटफॉर्म पे फैला हुआ है। ठीक है जी। और उसने ऊपर जिक्र भी किया था कि भाई मैं प्लेटफॉर्म से स्लिप होकर गिरा। तो वर्क एनवायरनमेंट तो सेफ नहीं है। इसी तरह से आगे अगर हम चलते जाएं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई कंट्रैक्टर ने ये भी बताया कि भाई सारा काम परमिट के जरिए हो रहा था। ठीक है जी। और मुझे तमाम परमिट के बारे में इंफॉर्मेशन भी है। फिर आपने उससे पूछा कि भाई हाँ आपने परमिट कैसे लिया? तो कह रहा जी कि भाई मैं खुद गया परमिट इशूअर के कमरे में, जहां पर वो बैठ के परमिट को लिख रहा था, और उधर ही उसने मुझे कहा कि भाई मैं बहुत बिजी हूँ, मैं 75 परमिट दिन में इशू करता हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है साइट को इंस्पेक्ट करने के लिए। इतना कुछ खतरे वाली बात नहीं है, तुम जाकर जो है अपना काम कर लो। ठीक हो गया। और उसके पास सेल्फ डुप्लीकेटिंग कॉपीज थी, एक उसने मुझे दी, एक ऑफिस में रखी, और मुझे कहा जी काम स्टार्ट करें। अब उस परमिट के ऊपर सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक का टाइम उसने डाल दिया और मुझे अल्लाह के वाले करके भेज दिया। और साथ में दो चार बातें उसने ये बताई कि भाई सर पे हेलमेट पहन लेना और इक्विपमेंट को आइसोलेट कर देना, एंड दैट्स इट। अब आप जब इन्वेस्टिगेशन खत्म की तो आपको नजर आया कि सारी की सारी गलती ना मैनेजमेंट की थी या ऑर्गेनाइजेशन की थी। ठीक है जी। और एक आध गलती जो है वो ह्यूमन एरर की नजर आई कि और ज्यादा गलतियां जो है वो मैनेजमेंट की थी। ये आपकी कंक्लूजन थी इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अब हमें समझ आ गया है कि एक फूड मैन्युफैक्चरिंग साइट है, आप कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ पर जो है वो इनका मेन काम क्या है कि भाई फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ पर सीनियर मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रेटजीज बनाती है, मिडिल मैनेजमेंट का बिहेवियर अजीब सा है, सुपरवाइजर अजीब से है, कंट्रैक्टर्स को कोई भी मैनेज नहीं कर रहा, एटसेट्रा सारी चीजें आपको नेगेटिविटीज पॉजिटिविटीज नजर आ गई। अब हम आज के टास्क की तरफ चलते हैं जो कि है टास्क नंबर 2। ठीक है जी। सबसे पहले जिस बंदे को क्वेश्चन समझ आ गया उसकी सारी जिंदगी हो जाएगी आसान। जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो वो थोड़ा फंसेगा। अब क्वेश्चन क्या है पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन वो होता है जिसके आगे मार्क्स लिखे होते हैं। ऊपर नीचे जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। बेसिक क्वेश्चन वही होता है, बेसिक क्वेश्चन का आंसर हमने उसी का ही करना है जिसके आगे मार्क्स लिखे हैं। जिसके आगे मार्क्स नहीं है इट मीन्स कि वो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का हिस्सा हो सकता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी या वो क्या एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिनकी हुक्म अदूली हुई। कंट्रावेंट का मतलब है हुक्म अदूली करना। वो एम्प्लॉयर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनकी हुक्म अदूली हुई, जिसकी वजह से कंट्रैक्टर के साथ हादसा हुआ जो कि सिनेरियो में बताया गया है। क्वेश्चन दोबारा समझ लें कि जो सिनेरियो में एक्सीडेंट हुआ जिसमें कंट्रैक्टर की नी को इंजरी हुई, ये जो एक्सीडेंट था इसमें से एम्प्लॉयर की वो कौन कौन सी गलतियां थी जिसको उसने फुलफिल नहीं किया, और वर्कर के साथ जो है वो हादसा हो गया या कंट्रैक्टर के साथ जो है वो हादसा हो गया। जी वलीद। या सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने पहले पढ़ा कि पहली गलती तो ये हो गई कि सबर कंसल्टेंट की जो करेंगे, टीम थी। वो मैं पूछूंगा, अभी वेट करें। पहले क्वेश्चन पूरा समझ जी लें ओके। फिर मैं बताता हूँ। अपने पास बेशक नोट कर ले, जब मैं पूछूं तो आप बताइएगा। अच्छा। अब दो तरह के लोग हैं हमारे पास। एक है वली साहब जैसे जिनको क्वेश्चन का आंसर आ गया है, जिन्होंने पॉइंट बता दिया। लेकिन अब यहां पर एक प्रॉब्लम है जो कि कल हमने फेस की कि हम क्या क्वेश्चन को हमने पूरा पढ़ लिया है? नो। अब हम जो इन्फॉर्मेशन देंगे होगी वो ठीक, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक नहीं होगी। बार दफा हम बहस करते हैं यार कि हमने तो पॉइंट या इंफॉर्मेशन सही लिखी है लेकिन हमें नंबर क्यों नहीं मिले? भाई नंबर इसलिए नहीं मिले क्योंकि वो बात है तो ठीक लेकिन पूछी नहीं है। बात समझ आ रही है? तो जो चीज पूछी जाए उसका हमने आंसर करना है। अब नीचे लिखा हुआ है यू ओनली नीड टू कंसिडर। आपने सिर्फ उन चीजों को कंसिडर करना है जो कि इंप्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है,
रिकमेंडेशन नंबर 10R164 में मेंशन है। ठीक है जी, एक सेकंड वेट कीजिएगा। अच्छा, तो हमने अब क्वेश्चन का आंसर करना है, लेकिन हमने एम्प्लॉयर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक करनी है जो कि आईएलओ ने बताई है। अब आईएलओ ने R164 में जो इंफॉर्मेशन बताई है वो 8 है। ठीक है, अब आपको याद होगा कि वर्क प्लेस, मशीनरी, इक्विपमेंट। अब मैं आपको उस स्लाइड की तरफ ले चलता हूँ सबसे पहले, और फिर मैं आपको उधर से जो है वो थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो गाइड करनी है, वो चीज़ ज़रूरी है। तो हम चले जाते हैं टॉप पर, और वहां से एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ज़रा चेक करते हैं, जो कि ये है। अच्छा, ये है जी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज R164 के अंदर। एक से लेकर 8 तक इसके अंदर पॉइंट है, लेकिन ये सिर्फ 8 पॉइंट नहीं है, एक चीज को आप समझ लें। अब कैसे? पहले पॉइंट में 4 बातें लिखी हुई हैं, वर्क प्लेस, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड वर्किंग मेथड। ये एक बात में 4 बातें। बात समझ आ रही है? वर्क प्लेस एक है, मशीनरी दो है, इक्विपमेंट तीन है, वर्किंग मेथड चार है। 4 डिफरेंट बातें हैं। ठीक है जी। अब 4 डिफरेंट बातों को सपोर्ट करने के लिए भी कुछ बातें होती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? मिसाल के तौर पर इक्विपमेंट सेफ नहीं है, ये तो एक बात समझ आ गई कि भाई ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फॉलो नहीं की। अगर ये भी लिखा होता कि इक्विपमेंट की इंस्पेक्शन नहीं है, तो ये भी इसी पॉइंट की वायलेशन है, क्योंकि इक्विपमेंट सेफ तभी ही होगा जब आपने उसको इंस्पेक्ट या मेंटेन किया है। तो कुछ बातें अंडर द बुक होती हैं, अंडर द टेबल होती हैं, जो कि नजर तो नहीं आ रही होती, लेकिन उसका डायरेक्टली मतलब हम जोड़ सकते हैं। जिस तरह लिखा हुआ है प्रोवाइड एंड मेंटेन वर्क प्लेस, इसका मतलब दो हैं, कि वर्क प्लेस को सेफ प्रोवाइड भी करना है और उसकी मेंटेनेंस भी करनी है, उसको मेंटेन भी करना है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मेरी वर्क प्लेस में जो है वो रस्तों में पत्थर पड़े हैं। इसका मतलब क्या है कि मैंने ना तो वर्क प्लेस प्रोवाइड किया है, एक तो ये वायलेशन है। दूसरा, मैंने उस पर प्रॉपर हाउस कीपिंग नहीं की, मैंने उसकी रेगुलर इंस्पेक्शन नहीं की। ये भी दोनों इसी बात के क्या है जी, हिस्से हैं। तो अब यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ी ब्रेन स्ट्रोमिंग करनी है, बाकी इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है। दो बातें हैं, एक R164 के अंदर है और एक सिनेरियो के अंदर है। दोनों में क्रॉस मैच करना है कि भाई आईएनओ ये कहता है, सिनेरियो में ये बात ऐसे फॉलो नहीं हो रही, इसको कंबाइन कर लिया, ये क्वेश्चन का आंसर है। मैच द कॉलम अगर आप समझते हो कि एक कॉलम में लिखा हुआ है एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बी कॉलम में सिनेरियो है, क्वेश्चन ये है कि कॉलम ए से देखकर ये बताएं कि कॉलम बी में कौन कौन सी बातें फॉलो नहीं हो रही। तो एम्प्लॉयर की पहली ड्यूटी है कि सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करें। तो हमने सिनेरियो में एक्सप्लोर कर रहा है, इज द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग द सेफ वर्क प्लेस? अगर नहीं है तो इट इज द वायलेशन, हमने उसको अंडरलाइन कर देना है, उसको लिख लेना है, बता देना है। अब हम चले जाते हैं जी दोबारा अपने टास्क की तरफ। अब टास्क में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। टास्क हमारा ना, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं। हमारे क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ से स्टार्ट होता है, जहां पर लिखा हुआ है व्हेन द इंजर्ड वर्कर इज वेल इनफ टू रिटर्न टू वर्क। ये ऑलमोस्ट बनता है जी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ पैराग्राफ से हमारे क्वेश्चन का आंसर टिल एंड तक हमें नजर आएगा। ठीक है जी। तो फोर्थ पैराग्राफ में अपने माइक साथ साथ अनम्यूट भी कीजिएगा, ताकि आप लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। लिखा हुआ है when the injured worker is well enough to return to work, you arrange a meeting and ask some question. Although contractor has a lot of experience in contracting work, including involvement to permit to work system at other site, this was the first time they had worked at food manufacturing site. You asked how the injury occurred. आपने उससे पूछा भाई इंजरी कैसे हुई? They replied that while adjusting a piece of equipment alone. इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके यहां पर आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा जी। कौन बताएगा इस लाइन का क्या मतलब है और इसमें आपको क्या वायलेशन नजर आ रही है, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक जहां पर लिखा हुआ है कि भाई दे रिप्लाई दैट व्हाइल एडजस्टिंग अ पीस ऑफ इक्विपमेंट अलोन। जी, कौन बताएगा इसमें कौन सी हम्म वायलेशन हो रही है? वलीद। हम्म। सर इसमें देखें, इनको अपने अपने हिसाब से नहीं करना था कि ये जो पहली वॉलेशन इसने खुद की है कि अगर स्काफ फोल्डिंग करनी है, वर्क एट हाइट का काम है, तो कॉन्ट्रैक्टर ने जितने वहां बंदर जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं 10 बंदे और जो सेफ्टी ऑफिसर्स हैं,
मतलब मैनेजमेंट सिस्टम है, उनको ये चीजें प्रोवाइड करनी है कॉन्ट्रैक्टर को, कि किस अच्छा, तरह का काम इस हो रहा है इसमें अंडर ऑब्जर्व। अब एक अकेला बंदा जब काम कर रहा होता है उसके ऊपर किस चीज की कमी होती है, ये बता दे चले। सर उसको अपने हिसाब सर से आई हैव डिसीजन टू नहीं ऐड लेना, समथिंग। मेथड में जी जी, उसको अब्दुल्ला परमिट अब्दुल्ला टू वर्क अब्दुल्ला आप मिला है। बताएं। जी जी अब्दुल्ला, क्या लगता है आपको, जब बंदा अकेला काम कर रहा होता है तो उसके ऊपर क्या चीज नहीं होती? सर वो पहले अकेला काम कर रहा है तो उसमें पहली बात तो ये है कि उसको खुद करना नहीं चाहिए थी ये जो भी काम उसने करा है स्कैफोल्ड लगाने का, प्रॉपर उसको ट्रेनिंग नहीं थी उसको कि ये काम जिसका है उसको करना चाहिए था। ठीक है, अच्छा जी, तो आप जो भी दोबारा प्रॉपर। समझे, दोबारा समझे क्वेश्चन को। सुपरविजन क्वेश्चन सर, ये है, सुपरविजन। तो क्वेश्चन ये है कि R164 की कौन सी वायलेशन है? तो R164 में लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर की ड्यूटी है सुपरविजन प्रोवाइड करे एक्टिविटीज के ऊपर। यहाँ पर एक सुपर बंदा है, काम कर रहा है और अकेला लगा हुआ है, तो द द थिंग विच इज मिसिंग इज बेसिकली सुपरविजन। नाउ देयर इज वायलेशन कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर सुपरविजन प्रोवाइड नहीं कर रही और कंट्रैक्टर को अकेला छोड़ा हुआ है काम करने के लिए, तो ये है एम्प्लॉयर की वायलेशन। तो मेरी बात को आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि यहां पर सुपरविजन नहीं थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस। यस सर, यस सर। यस सर, यस। चले जी, अब मैं अगला पॉइंट पढ़ता हूँ, समझे? अब अगला पॉइंट पढ़ता हूँ, अब मजीद बातें निकालेंगे। समझे जरा, लिखा हुआ है दे स्लिप्ड ऑन वर्किंग प्लेटफॉर्म मेड ऑफ स्कैफोल्डिंग पोल्स एंड स्कैफोल्डिंग बोर्ड दैट वाज इरेक्टेड बाय द कंट्रैक्टर। अब यहां पर मैं सबसे पहले ये बता पूछना चाह रहा हूं, ये इक्विपमेंट किसने लगाया? कॉन्ट्रैक्टर ने। कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर। शेष इक्विपमेंट प्रोवाइड करना किसका काम है? सर एम्प्लॉयर का तो ये भी वायलेशन है, पॉइंट ऑफ वायलेशन है। टू वर्कप्लेस अब से वर्क। अब समझे, सेफ इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं किया है, पहली तो वायलेशन ये है। दूसरी वायलेशन, स्कैफोल्डिंग के तकरीबन 12 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं भाई? 12 कंपोनेंट्स। सोल प्लेट, बेस प्लेट, स्टैंडर्ड, ट्रांसम, लेजर्स, इसके अलावा ट्रांसवर्स ब्रेस, डिफरेंट इसके जो है वो प्लैंक्स होती हैं, गार्ड रेल, मिड रेल, टो बोर्ड, इन सब चीजों से मिलकर स्कैफोल्डिंग बनती है। अगर मैं शादी अल्फाज में बताऊं तो इस लाइन का मतलब यह है कि उसने दो साइडों पर डंडे लगा के उसके ऊपर फट्टे लगाकर काम कर रहा है। साइड डंडों को पोल्स कह दिया और उसके ऊपर फट्टों को कह दिया है जी बोर्ड्स। अब ये स्कैफोल्डिंग इक्विपमेंट ही प्रॉपर नहीं है, तो एक बात में दो बातें आ गई। एक कि एम्प्लॉयर ने सेफ इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं की, और ये इक्विपमेंट सेफ कैसे नहीं थी? क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर कंपोनेंट्स मौजूद नहीं थे। तो ये है वायलेशन ऑफ कि भाई आपने सेफ इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं किया हुआ। तो यहां तक बात समझ आ गई होगी आपको? ओके, अब मैं आ जाता हूं, लिखा हुआ है द कंट्रैक्टर कंफर्म दैट बिफोर स्टार्टिंग द जॉब दे हैव रिसीव्ड जॉब स्पेसिफिक इंडक्शन ट्रेनिंग एंड जॉब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब यहां पर लिखा हुआ है कि भाई जो कंट्रैक्टर है उसने बताया कि भाई मुझे जॉब से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन भी दी गई थी और स्पेसिफिक इंडक्शन ट्रेनिंग भी साइट के हवाले से जो है क्या थी कि मेरे पास मौजूद थी। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर अगर मैं देखूं तो R164 के अंदर तीसरी बात लिखी हुई है कि इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर का काम है, तो ये वो पहला काम है जो उन्होंने किया हुआ है। तो जो काम किया हुआ है इट मीन्स कि उसको हमने नहीं लिखना, बिकॉज इट इज नॉट द वायलेशन। मेरी 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 बात की समझ आ गई है जी? यस सर, गॉट इट गॉट इट। हमने सिर्फ वो बातें लिखनी है जो पूरी नहीं हुई, जो पूरी हुई है उसको हमने इग्नोर करना है। बात समझ गए? इसी तरह फिर आपने पूछा कि वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा था, उसने कहा था सेफ था, लेकिन जब आपने वर्किंग इन्वायरमेंट देखा, वर्किंग कंडीशन देखी, तो क्या मौजूद था उधर? ऑयल। ऑयल। तो व्हाट डज इट मीन? द वर्क प्लेस, द वर्किंग इन्वायरमेंट वाज नॉट सेफ। Why it was not safe? Because there was an oil spillage on it. या इट बात इज समझ आ आल्सो गई? वायलेशन ऑफ द एम्प्लॉयर। यस या इट इज सर। ऑलरेडी वायलेशन। दूसरी चीज कि भाई इक्विपमेंट को सेफ करना ये भी जो है वो जिम्मेदारी है। यहां पर दो इक्विपमेंट सेफ नहीं है। एक इक्विपमेंट तो स्कैफोल्डिंग सेफ नहीं है, पहली चीज।
दूसरा, वो इक्विपमेंट जो जिसकी मेंटेनेंस की जा रही है टेक्नीशियन की जानिब से, ठीक है, उस एरिया के ऊपर जो है ना उसने सारी चीजें ऐसे ही क्या की हुई है जी, फेंकी हुई हैं, ठीक है। तो वो आपको नजर आ रहा है कि वो एरिया वर्क प्लेस का वो उस हवाले से सेफ नहीं है। एक तो उसके ऊपर आयल भी है, ठीक हो गया, और उससे बंदा जो है वो स्लिप होकर नीचे आ गिरा है। तो ये एक वर्क प्लेस के हवाले से इंफॉर्मेशन है। बाकी बातें तो आपने खुद ढूंढनी है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। यहां पर एक बात लिखी हुई है, बाकी तो आप खुद पढ़ेंगे। यहां पर एक बात लिखी हुई है कि द कंट्रैक्टर आल्सो टोल्ड यू अबाउट the permit issuer talk about associated control including isolation of equipment before starting work and wearing of head protection while working on the equipment। अब एम्प्लॉयर की ड्यूटी है क्या प्रोवाइड करे, एडिक्वेट पीपीईज। ये हमने पढ़ा है R164 के अंदर। यहां पर क्या पीपीईज दिए गए हैं? नो। हेड प्रोटेक्शन का जिक्र तो है, तो इसका मतलब है कि यस सर, पीपीई तो दिए हुए हैं, ऐसा ही है। दिए हुए। यस सर। मुझे ये बताएं वो गिरा किस वजह से था? स्लिप होने की वजह से। स्लिप होना, लिफ्ट। फुल बॉडी हार्नेस नहीं था उसके पास। हाँ 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 अगर हाँ, होता फुल तो बॉडी हार्नेस जी। नहीं था, उसके पास प्रॉपर शूज नहीं थे। इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉयर ने एडिक्वेट पीपीज नहीं प्रोवाइड किए, ना उसने सेफ्टी हार्नेस दी है, ना उसने शूज दिए हैं प्रॉपरली स्लिप रेसिस्टेंट, जिसकी वजह से वो गिरा है। बेसिकली बात समझ आ गई है? तो ये वो बातें हैं जो जी आपने मेंशन करनी। अब ये पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है वो आपकी असाइनमेंट है। कुछ बातें मैंने हाईलाइट की हैं, बाकी आपने बेशक आपस में डिस्कस करके करें। लिखना हर बंदे ने अपना अपना है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है वो क्या करेंगे जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके निकालेंगे और मुझे उसके बारे में जो है वो बताएंगे। सेम आपके पास जो टाइम है वो मंडे तक है, शाम 5 बजे तक। इतवार को वैसे भी छुट्टी है। तो आपने इस क्वेश्चन के आंसर को जो है वो हाईलाइट करना है, थोड़ा सा टाइम दें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स निकालें कि भाई क्या क्या बातें हो सकती हैं, तो फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आई होप यू ऑल गॉट द क्वेश्चन एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आंसर कि भाई इसके अंदर हमने क्या करना है और कैसे लिखना है। ठीक हो गया जी? अब यहाँ पर समझ लें, क्वेश्चन का आंसर करते हुए एक चीज का ख्याल रखना है कि स्टार्ट ऐसे ही कर लें कि भाई जो एम्प्लॉयर ने R164 के मुताबिक अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया वो ये फॉलोइंग है जी। पहला, कि एम्प्लॉयर ने सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं की, वहां पर आयल स्पिलिश थी, ठीक है जी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि भाई जैसा कि एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है सेफ इक्विपमेंट प्रोवाइड करें, लेकिन सिनेरियो में सेफ इक्विपमेंट प्रोवाइडेड नहीं थी, और जिसकी वजह से जहां पर आयल स्पिलिश थी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन को जब आप आंसर करें ना, जब पूरी लाइन लिख लें, उसमें जो मेन पॉइंट है, जो वायलेशन है, उसको आप बोल्ड कर दें। ठीक हो गया? ताकि पढ़ने वाले को और आपको खुद पता चलता रहे यार मैंने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो मेंशन की है। तो ये आप लोगों की क्या है जी, जिम्मेदारी है। आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को जो है वो प्रॉपरली लिखना है, जस्टिफाई करना है। तो आर यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। वलीद अहमद कुछ पूछना चाह रहे हैं, वो पूछ लें। सर, ये एज अ पैराग्राफ हमें लिखना है? नहीं 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 नहीं, पॉइंट्स में, कोई चीज पैराग्राफ में एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए ठीक है, ओके। ओके ओके। सर एक मेरे दो सवाल हैं। जी जी पूछे बिल्कुल। सर एक तो मेरा ये है कि इसमें आपने दो हमें क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक आपने फैब का दिया है 2021 का एंड एक मार्च 23। तो हमें दोनों के देख के कंपेयर करके निकालना है या कोई एक नहीं नहीं फॉलो नहीं, करना वो है? मैं आपको ये बता रहा था कि बाज दफा सिनेरियो रिपीट भी होता है। मैंने वो आपको असाइनमेंट देनी, असाइनमेंट यही देनी है जो डिस्कशन हुई है, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे ही मैं अवेयरनेस के लिए बता रहा था कि कभी कभार सिनेरियोज हमारे पास ऐसे होते हैं जो ऐसा लगता है कि भाई हमने कहीं ना कहीं देखे हैं। तो अगर आप एक सिनेरियो को पढ़ते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है, तो तरीका पता चल जाता है यार कि अगर इसी तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे आंसर कर सकते हैं। वो मेरा मकसद था। ठीक है सर। अच्छा, ठीक है। मेरा दूसरा सवाल ये था कि जैसे कि इस क्वेश्चन का ना हमें बेसिकली ऑब्लिगेशन निकालनी है अपनी, क्या कहना चाहिए, ये R C55 से निकाल के रिकमेंडेशन नहीं से। नहीं, R164 सर से, R1। R164 से हमें निकालना है, उसकी 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 क्या चीज की ये लोग क्या कहता है ये वायलेशन कर रहे हैं।
तो सर क्या हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि हम तमाम मतलब लाइक जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है कि सेफ इक्विपमेंट्स और आपने सेफ वर्क प्लेस नहीं दी, हम उसको एक हेडिंग बना के उस पर जितने भी सिनेरियो का ना पॉइंट्स आ रहे हैं उससे रिलेटेड हम उसको लिस्ट डाउन कर दें। बेस्ट बेस्ट है, बेस्ट है। एक ही बात पे अगर चार बातें आ रही हैं तो इट इज द बेस्ट। आप बताएं कि भाई एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करना। अब अगर फॉर एग्जांपल सिनेरियो में चार बातें ऐसी हैं जिसमें हमें मेंशन हो रहा है कि वर्क प्लेस सेफ नहीं है, तो आप उस हेडिंग के अंडर वो चारों बातें लिख सकते हैं। इसी तरह आपने सुपरविजन, अगर जब दो तीन जगहों पर आपको नजर आता है सुपरविजन नहीं है, तो आप उसमें भी तीन बातें एक ही बात के अंडर लिख सकते हैं। इट इज द बेस्ट वे टू आंसर। एक चीज और सर, एक चीज और अभी आपने अभी इसको समझाते हुए बोला कि उसमें तो खैर 8 पॉइंट्स दिए हैं आपके है ना, उसके अलावा 8 के मतलब जो मेंशन है ना उसका हिडन पॉइंट्स होने, लेकिन ओवरऑल तो ये 8 पॉइंट्स दिए हैं ना उसके प्रायर हाँ, रिस्पांसिबिलिटी के। ओवरऑल 8 है, लेकिन जुड़ते भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो जुड़ती भी हैं। जिस तरह अभी आपने खुद कहा कि भाई एक पॉइंट में चार बातें भी हो सकती हैं, तो वो एट सेल्फ चार बातें हो जाएंगी, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल लिखा हो कि मशीन को जो है प्रॉपर मशीन प्रोवाइडेड नहीं है, तो उसमें मैं तीन बातें लिख सकता हूँ कि भाई मशीन प्रॉपर प्रोवाइडेड भी नहीं है, उसकी मेंटेनेंस भी नहीं हुई है, और उसकी रेगुलर इंस्पेक्शन भी नहीं होती। तो तीनों पॉइंट रिलेटेड एक ही पॉइंट है। वो जो दो हैं वो हिडन है। वही हमारा काम है कि हमने ढूंढने के हिडन पॉइंट कौन से हैं इसमें, और उसको भी हमने सही कैटेगरी के अंदर मेंशन करना है। ठीक है, ओके। ओके जी, चलें जी। रिकॉर्डिंग किधर गई जी?